हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस का आगे का पार्ट। तो आगे के पार्ट में आप में दिया हुआ है मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते हैं क्योंकि ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनने के चांसेस हैं, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो रिजिड बॉडी सर क्या होती है? तो सभी ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, समझिए बात को ध्यान से। सभी ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और उनका साइज चेंज ना हो। मीन्स अब जितना भी फोर्स लगा दें उस पर उनका साइज ऐसा ही रहे। सपोज करिए हमने इस वाले पर ऐसे फोर्स लगाया और ये ऐसे रुका हुआ है, तो मीन्स ये कैसा है? सॉलिड है, मीन्स रिजिड बॉडी है। क्लियर हो रहा है? दूसरा, अगर हम इस पर इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें कि ये अपनी शेप को चेंज ना करे, साइज शेप दोनों को चेंज ना करे, ठीक है, नो चेंज, मीन्स बहुत ढीठ हो, तो ऐसे सभी पार्टिकल क्या कहलाते हैं? रिजिड बॉडी कहलाते हैं, ठीक है। अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना करें। जैसे आपने देखा होगा पत्थर को आप जब हिट करते हैं अपने हाथ से तो क्या होता है, वो अपने शेप को चेंज नहीं करता है, ठीक है। एक फिक्स एक्सटर्नल फोर्स तक वो अपने शेप को बदलता नहीं, टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है बट वो बदलता नहीं। जैसे कि ये पेन समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो देखो ये फ्लेक्स हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये रिजिड बॉडी है। यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ, दब नहीं रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा है, ये दब नहीं रहा है। ऐसे सभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रिजिड बॉडी होते हैं। तो आप रिजिड बॉडी के लिए ये याद रखिए कि ऐसे सभी पार्टिकल्स जिन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर वो क्या होते हैं? अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। सर रिजिड बॉडी ओके, इतना हो गया। तो रिजिड बॉडी सर मोशन कैसे करता है? अगर ऐसा है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, हालांकि आप लोग 12th और 11th को क्रॉस करके आगे आए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिजिड बॉडी होती हैं वो कैसे मोशन करती हैं। रिजिड बॉडी में क्या होता है? एक सिस्टम होता है। सिस्टम में क्या होता है? सिस्टम ऑफ मास होते हैं। सिस्टम ऑफ मास का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक बॉडी है, इस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, बात समझिए बहुत ध्यान से, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है। इसके सभी पार्टिकल का मोशन फाइंड कर लें तो हमें मालूम चलेगा कि इसका मोशन कैसा है, ठीक है। पूरे एक सिस्टम का मोशन कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें ये पता है, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है, तो हमें ये समझ में आता है कि सर अगर इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर ले तो सेंटर ऑफ मास जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसी डायरेक्शन में ये सारे पार्टिकल मोशन करेंगे। इतना क्लियर है? अब दूसरी चीज़ ये है कि सर क्या सभी पार्टिकल के पास में सेंटर ऑफ मास होता है? तो बिल्कुल होता है ना। तो रिजिड बॉडी कैसे मोशन करती है? सेंटर ऑफ मास के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास का हम मोशन फाइंड कर लेंगे तो हम सारे पार्टिकल का मोशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा फंडा है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी दो टाइप से, देयर आर टू टाइप। कैसे मोशन करती है? दो टाइप से मोशन करती है। कौन सा मोशन करती है? तो पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। दो टाइप के मोशन करती है। एक होता है, चलिए लिखते थोड़ा सा, दो टाइप के मोशन होते हैं किसमें? रिजिड बॉडी के पास में। तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी और या सिस्टम, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। दो टाइप का होता है। पहला कौन सा मोशन होता है? पहला मोशन होता है ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? रोटेशनल मोशन। ये दोनों हमको पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में है, ठीक है। रोटेशनल मोशन, दो टाइप के मोशन हो गए, ठीक है। अब कौन से मोशन में कैसे काम होता है ये हमें समझना है, छोटी छोटी बातों को समझिए। तो दो टाइप के मोशन हो गए आपके, ये पहला हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी के पास में ट्रांसलेशनल मोशन हमें फाइंड करना है कैसे होता है। तो हमने कहा सर ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये, ठीक है। ये कैसा है? ये एक रिजिड बॉडी। इसको हमने ऐसे लटका दिया। लटकाने पर हम देखते हैं जैसे थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो ये अपने इस वाली रॉड के साथ में यहाँ तक जाता है और ऐसे हो जाता है।
फिर ये वापस आता है यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे हो जाता है कुछ। पहले ये इस डायरेक्शन में गया था, अब वहाँ से ऐसे आ गया है। इतना क्लियर है? तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर इस सिस्टम के पास में कई मास पार्टिकल है, हमको पता है इतने, तो हमने कहा सर यहाँ पर एक पार्टिकल है ए, यहाँ पर एक पार्टिकल है बी, यहाँ एक पार्टिकल है सी, क्या तीनों के पास में कोई वेलोसिटी है? सोचिए, है। कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। अगर हम इसके छोटे छोटे भाग करें तो इसके पास में एक लीनियर वेलोसिटी है, और सभी की लीनियर वेलोसिटी क्या है? सेम रहेगी। वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। कैसे सेम रहेगी? देखो, ये वाला जो पार्टिकल होगा, जो यहाँ पर था, चुन्नू वाला पार्टिकल जो यहाँ पे था, एक टाइम के बाद में यहाँ पहुँचेगा, फिर ये क्या अपनी जगह को बदल रहा है? नहीं, अपनी जगह को नहीं पहुँच रहा है, बदल रहा है। ये सिर्फ यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे आके ऐसे हो जाएगा, बस ये तो कर रहा है। तो इसका जो ये वाला पार्टिकल है, बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर करके इतनी डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस को जोड़ते जाएं पर यूनिट टाइम पर, तो सभी के लीनियर वेलोसिटी क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। सभी की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट जो कर रहे हैं ये पार्टिकल, सभी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ से इधर गए, यहाँ से फिर इधर आ गए। तो इस टाइप का जो भी मोशन होगा जिसमें सभी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, ऐसे सभी पार्टिकल के मोशंस को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, और इसका दूसरा भाग ये कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है? अब आ जाइए रोटेशनल मोशन में क्या होता है। रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हमारे पास में क्या होता है। सबसे पहले रोटेशनल मोशन का मतलब समझ लीजिए। रोटेशनल मोशन का मतलब होता है घूमना, ठीक है, किसी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड घूमना, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको पकड़ा और इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो ये फिक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, अबाउट दिस, ठीक है। एक्स, ये वाई, इसको ऐसे घुमा दिया, जेड ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फिक्स एक्सिस के अराउंड किसी भी पार्टिकल का मोशन फाइंड करते हैं। तो जब फाइंड करेंगे तो क्या इस सिस्टम के पास से, सपोज करिए आपके पास में एक सिस्टम है, वो सिस्टम कुछ इस टाइप का है, ऐसा ही आपके बुक्स में दिया होगा आई थिंक, ठीक है। और हम लोग यही बेसिकली बनाते भी हैं। और इसके यहाँ पर एक ये है, ऐसे करके ये एक्सेस है। इस एक्सेस के अराउंड ये कैसे घुमा होता है? ये ऊपर भी घूम सकता है। तो हमने क्या किया, कैसे बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ, एक सेकंड। मान लीजिए ये ठीक रहेगा, ये पेज मेरे पास है ना, ये आपको भी दिख रहा होगा, कहेंगे जी सर हमको भी दिख रहा है, ओके। अब सोचिए ये ऐसे, ठीक है, ये इसका एक्सेस है, इसके अराउंड ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके, ठीक है, इसके अराउंड ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब अगर ये घूम रहा है तो इसके जितने भी पार्टिकल होंगे उनके पास में कई प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि इनके पास सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, सभी के पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये घूम रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी है इनके पास में तो सभी पार्टिकल के पास में लीनियर वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि सभी पार्टिकल के पास में छोटी छोटी लीनियर वेलोसिटी होती, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो अगर हम इस वाले पॉइंट पर कई सारे पॉइंट ले लें, ABCD ले लें, तो क्या होगा? सोचिए, मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया। तो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक लिया यहाँ पर, और एक लिया मैंने यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम रखा A, इसका नाम रखा B, इसका नाम रखा C, इसका नाम रखा D। क्या सभी की रेडियस सेम है? सोचिए, अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे करके, तो इस सबसे जो पास है उसकी रेडियस कैसी होगी? गोल। तो सभी पार्टिकल कैसा पाथ बना रहे हैं? सर्कुलर। सबसे पहली चीज़ याद रखिए। तो A वाला सर्कुलर पाथ बना रहा है ऐसे करके। अगर मैं इसको 3D बनाऊँ तो कैसे बनेगा? ये
ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। अगर इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये वाला ए का सर्किल कुछ ऐसा बनेगा। ये इसकी एक्सेस है, तो एक्सेस का नाम लिख लीजिए एक्स एक्स डैश, ठीक है। ये हमारा है एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश हमारा है, और ये किसका पाथ है, ये पाथ है हमारा ए का। फिर देखिए बी थोड़ा दूर है, तो इसकी रेडियस ये होगी कि नहीं होगी, तो इसकी रेडियस है आर ए, इसकी रेडियस है आर ए। अब ये इससे इतनी दूर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी आर बी। तो अगर इसकी रेडियस आर बी है तो इसका पाथ कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारी रेडियस हो गई आर बी, ठीक है। फिर इस वाली रेडियस को देखिए, ये तो और बड़ी है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ये हमारी रेडियस है आर सी, और ये तो बहुत दूर है, तो हमने कहा सर इसकी रेडियस इतनी होगी, ये हो जाएगी हमारी आर डी। क्या सभी की रेडियस अलग अलग है, सोचिए। तो सभी की रेडियस अलग अलग है, बट सारे के सारे कैसे मोशन कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। कैसा पाथ है, सर्कुलर मोशन में है। सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहेंगे और एक फिक्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, ठीक है। सभी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इसमें। तो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू थीटा सी इज इक्वल टू थीटा डी। इसका मतलब क्या है, एक फिक्स टाइम में सभी के सभी क्या करेंगे, जैसे मान लो कि इस लाइन में यहाँ पर ए बी सी और डी थे, तो जब टाइम बीतेगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इस वाली लाइन के अराउंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, और सभी के लिए जो थीटा होगा वो एक ही तो है। देखो यहाँ पर अगर ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, टी टाइम बीतने के बाद में ये यहाँ पहुँचे हैं, सभी पार्टिकल यहाँ पहुँचे हैं, तो सभी का ये एंगल कितना है, सोचो। ये एंगल तो मान लीजिए 45 ये टर्न हुआ है, तो सभी का एंगल तो सेम है ना। सभी का अगर एंगल सेम है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी का हो गया सेम। दूसरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, b इज इक्वल टू ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा डी, सभी का सेम होगा। समझ में आ रहा होगा ना। ये देखो ये छोटा वाला पाथ है, जितने टाइम में छोटा वाला पाथ घूम के आएगा उतनी देर में बड़ा वाला पाथ भी घूम के आएगा। ये तो मतलब है, सिंपल सा फैक्ट है। जैसे कि सन और अर्थ, सन क्या है, सेंटर है, अर्थ रोटेट हो रही है ऐसे करके। तो जो भाग अर्थ का पहले है जो बाद में है, दोनों सेम टाइम पे तो घूम के बराबर आ जाते हैं। क्या दोनों के लिए अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी होती है? नहीं, सभी के लिए सेम होती है। बट यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि वी ए नॉट इक्वल टू वी बी, नॉट इक्वल टू वी सी, नॉट इक्वल टू वी डी। रोटेशनल मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है मैं भी बता देता हूँ। देखो v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। अब यहाँ पर जो ए वाला है, ए वाला पॉइंट है, ठीक है, जो ए वाला पॉइंट है, जो पार्टिकल है उसकी रेडियस आर ए है, ठीक है। आर ए छोटा है या बड़ा है, सोचिए। आर बी यहाँ पर है इस वाले पॉइंट पर, ये आर सी है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे डिनोट करें तो हम लिखेंगे आर ए से बड़ा है आर बी, से बड़ा है आर सी, से बड़ा है आर डी, ठीक है। आर डी जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे दूर है। जो पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस से सबसे दूर होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, जो सबसे पास होगा। सोचिए, सभी की सेम होगी। पहली बात, लीनियर वेलोसिटी के बारे में सोचिए। जो पार्टिकल बहुत दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी कैसी होगी। तो इसके लिए भी आ जाइए। वी ए, वी बी, वी सी एंड वी डी, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा? सोचिए, किसको ज़्यादा टाइम लगेगा? वी डी को ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, या वी ए को? किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए? तो सर वी डी ज़्यादा होगा, तो वी डी ज़्यादा होगा, वी सी कम, और वी ए उससे कम। कैसे निकाला सर हमने? तो फॉर्मूला हमारे पास है ये। तो हमने मान लिया कि आर ए इज इक्वल टू है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ये है सर 4, ये है 4।
ओमेगा फिक्स है सभी के लिए, ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ये सभी के लिए फिक्स है। तो वी ए कितना होगा 1, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 4। तो ये एक बेसिक चीज़ है, आपको याद रखनी है कि रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती है, ठीक है, बट ट्रांसलेटरी मोशन में क्या सेम होता है, बताइए जल्दी से। तो ट्रांसलेटरी मोशन में आपकी लीनियर वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है। इतना ही आपके सिलेबस में है, इतना ही हम लोग पढ़ेंगे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। कुछ बेसिक सी क्वेश्चंस में बता देता हूँ आपको पहले इसी में ही, फिर आगे चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है, जानकारी के बिना काम नहीं चलेगा। तो रोटेशनल एक्सेस से हमें ये समझ में आता है कि कोई पार्टिकल कैसे रोटेट होता है, ठीक है। अब इसमें आइए हम लोग पढ़ेंगे कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये भी देखेंगे, साथ में कुछ बेसिक से क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अभी हमारे पास हमें पता होना है कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब कोई भी पार्टिकल, किसी एक फिक्स पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, कोई एक सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने कहा सर इसकी जो एक्सेस है रोटेशन की वो यहाँ से है, ऐसे करके ऐसे, ये इसकी एक्सेस रोटेशन की यहाँ से, ये हमने ओ माना इसको, और शुरुआत में ये एक्सेस कुछ ऐसे थी, ठीक है, ऐसे थी शुरुआत में, फिर ये यहाँ से इधर गई, तो हमने कहा सर इसका जो ये वाले पॉइंट है, ये वाली जो एक्सेस है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, जब टी टाइम बीता तो यहाँ से ये यहाँ पर आ गए और ये वाले पार्टिकल, ये वाला यहाँ पर आ गया, ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल, दो पार्टिकल की बात कर रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं। तो टी टाइम, ठीक है, आफ्टर टी टाइम, तो जब टी टाइम बदलेगा या चेंज हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, पोजीशन एक्स से एक्स डैश पहुँच जाएगा, ये हमारा एक्सेस है, एक्सेस है, हाँ एक्स लिख देता हूँ, एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो इस एक्सेस के अराउंड ये ऐसे ऐसे गया है, ऐसे करके ऐसे हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एक्सेस ऐसे है और इस पर ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे से चल रहा है, यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एक एंगल बनाया है सेंटर से, ठीक है, सेंटर से इसने एंगल बनाया है, उस एंगल का नाम रखेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नाम रखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिनोट करेंगे थीटा से। तो ये सर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, स्मॉल थीटा भी हो सकता है, बड़ा थीटा भी हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ठीक है। अब जिस पार्टिकल की रेडियस ज़्यादा होगी, देखिए यहाँ पर आर्क किसकी ज़्यादा है, तो देखिए ये वाली आर्क आपको बड़ी लग रही है, ये वाली आर्क छोटी है, सिंपल सी बात है, जितना पास जाएंगे उसकी आर्क छोटी होती जाएगी, ठीक है, छोटी होने के साथ में उसकी रेडियस भी चेंज होती जाएगी। तो हमने कहा सर ये रेडियस जो है एक्स है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल हो जाएगा एक्स बाई आर बी, ठीक है, ये बी है, थीटा बी, थीटा ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए, ये बी लिख लीजिए, बाई आर ए। बट वी नो दैट व्हाट, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी होता है। अगर इस कंडीशन को मैच कराएं, हेंस एक्स बी बाई आर बी इज इक्वल टू एक्स ए बाई आर ए, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक्स बी आर ए इज इक्वल टू एक्स ए आर बी, ये कंडीशन बना सकते हैं, जहाँ पर आर्क ज़्यादा होगी, जहाँ पर आर्क ज़्यादा, देखिए यहाँ पर एक्स ए आर बी ज़्यादा है और एक्स ए कम है, वहाँ पर रेडियस क्या होगी,
वहाँ पर रेडियस क्या होगी, आर ए, देखिए छोटा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। बैलेंस करने का मतलब ये है, जब अभी हम लोग कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे ना, कैपलर्स लॉ, तो वहाँ पे एक नियम आएगा बढ़िया सा, उस नियम को भी हमें सीखना है, ठीक है। अच्छा भाई बहुत बाकी है। ये हमारा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बता सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जितनी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसे हम कहते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फॉर अ कंप्लीट साइकिल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई टी, 2 पाई होता है ना कंप्लीट साइकिल, एंड डी टी इज टी, तो 2 पाई अपॉन टी फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ रोटेशन, ठीक है। देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन और 2 पाई एफ, हियर एफ इज इक्वल टू 1/t। ये सब आप लोगों को पता है, नो, ठीक है। यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, इसका बहुत छोटी छोटी बात है, फटाफट समझ लीजिए। फिर आ जाइए एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या होता है सर, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। वी नो दैट ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, लीनियर एक्सेलरेशन, सेम ईयर। डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, ये भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपको ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए और पता भी होना चाहिए। साथ में आपको लीनियर मोमेंटम के, इसलिए बोल रहा हूँ मोमेंटम, लीनियर इक्वेशंस भी आनी चाहिए मोशंस की। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहली इक्वेशन होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as तीसरी इक्वेशन होती है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन होती है। इन्हीं इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो इक्वेशंस पढ़ते हैं वो होती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। यहाँ पर ओमेगा नॉट जो है क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, प्लस का अल्फा टी, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, टी क्या है टाइम। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस का हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, फिर ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस का 2 अल्फा थीटा। ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या आ गया है, नहीं तो आपका थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा दिमाग, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे चले। देखो ये यहाँ से क्वेश्चंस नहीं न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा आपको, क्योंकि अगर इतना डीपली हम लोग पढ़ेंगे तो अब टाइम नहीं बचेगा, हम लोग नहीं ख़त्म कर पाएंगे, ओके। ये इतना आपका हो गया। अब चलिए आगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे मोमेंट ऑफ मास होता है, ठीक है। जैसे लीनियर मोशन में जो लीनियर ऑब्जेक्ट्स की हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें जो लीनियर चीज़ें होती हैं उसमें हम मास लेते हैं, वैसे ही जब हम रोटेशनल मोशन में आते हैं तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ का क्या पढ़ते हैं, इनर्शिया पढ़ते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या होता है, एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जो सभी बॉडीज़ के पास में होता है, और वो क्या करता है, सभी एक्शन का अपोज करता है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट रहना चाहेगा, कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें करता है कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो। तो इनर्शिया क्या होता है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मास, ठीक है। वी नो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हियर आर इज, आर क्या है बताइए, रेडियस ऑफ द पार्टिकल,
ठीक है, किसकी रेडियस, जिस एक्सिस के अराउंड में पार्टिकल या पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है उसकी रेडियस है। रेडियस आप जाइरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो रोटेशनल मोशन में अगर हमें किसी भी पार्टिकल का या सिस्टम का पूरा पाथ देखना है, ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, तो हम उसके सिस्टम के अंदर जाएंगे और उसके सिस्टम में बनने वाले सेंटर ऑफ मास की कहानी को समझेंगे। कहानी को समझने के बाद में जो चीज़ें आएंगी तो हम सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, किसका, उस दिए गए बॉडी का। सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद में उसमें अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो रियल बात ये है कि अगर हमें किसी भी, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास पार्टिकल है, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड मास है सिस्टम, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास निकालें तो इस पर फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ACM अपॉन m, ठीक है। मोमेंटम निकालना होगा तो P/m इज इक्वल टू VCM, ठीक है। पोजीशन निकालनी होगी तो XCM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M1 प्लस M2। ये हम ऐसे निकाल करके तब इसको फाइंड करेंगे, तब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा तरीका है, यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा चीज़ थी, मैंने आपको बता दी, जो स्किप हो गई थी आई थिंक। तो ये किसी भी पॉइंट मास के लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस दी हुई है तो उसके लिए I इज इक्वल टू हो जाएगा I1, I2, I3, IN, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस का मतलब ये है कि कोई सरफेस ऐसी दी हुई है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 ऐसे करके n पार्टिकल है, ठीक है, n पार्टिकल है और सभी के पास में m मास है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, ऐसे करके फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सरफेस दिया हुआ है तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू R स्क्वायर DM, 0 से लेकर के जो भी लिमिट दी हो, जिस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना हो। तो सर DM क्या है, DM का मतलब ये है कि जो हमारे पास पार्टिकल दिया हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे सपोज करिए आपके पास एक रॉड है, तो इस पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इस पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा m/l, ठीक है, m/l होगा। अगर एक सरफेस दी हुई है ऐसे करके तो इस पर इसका एरिया होगा, तो इस पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो m/a होगा। अगर कोई गोला दिया हुआ है या कोई वॉल्यूम दिया हुआ है तो उस पर मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा m/v। तो ये हम लोग लैम्डा से, ये हम लोग सिग्मा से और ये हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसी के फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dm/dl लिख सकते हैं। इसके फॉर्म को dm/da लिख सकते हैं। इसके फॉर्म को हम लोग dm/dv लिख सकते हैं।